अध्यक्ष महोदया जी, अध्यक्ष महोदय, मैं महिला आरक्षण विधेयक 2023 के दूसरे वचन को आरंभ करने की अनुमति चाहती हूँ। इस बिल पर सीधी चर्चा का फैसला प्रथम वाचन के दौरान हो गया था, इसलिए अब सदन इसकी प्रत्येक धारा पर विस्तार से चर्चा करेगा। अध्यक्ष महोदया, इस बिल की धारा 4 व 18 ए में कम से कम 50% राज्य विधानसभाओं के द्वारा अनुमोदन का प्रावधान तथा धारा 5 में चक्रानुक्रम का प्रावधान विधेयक को कमजोर करने वाला है। पिछले 27 वर्षों से लंबित ये बिल फिर उसी राह पर चल पड़ा है। इसकी क्या गारंटी है कि 50% राज्य विधानसभा इसका अनुमोदन कर पाएगी, और ये कहां तक उचित है? सीटों का आरक्षण चक्रानुक्रम में होने के बावजूद आरक्षण की प्रावधान SC ST के आरक्षण को ही आघात पहुंचाने वाला है। सरकार का रवैया आरक्षण को लेकर विरोधाभास खड़ा करता है। माननीय अध्यक्ष महोदया, महिलाएं किसी भी राष्ट्र की समान भागीदारी होती है। महिलाओं को भी पुरुषों के समान राजनीति में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, तभी समाज व देश तरक्की कर सकता है। जब महिलाओं को चक्रानुक्रम अनुसार राज्य विधानसभाओं में और लोकसभाओं में चुना जाएगा, तो निश्चय ही चुनी हुई महिला प्रतिनिधि खुद अपनी आवाज को सदन में बड़े जोर शोर से उठा पाएगी। महिलाएं मजबूती से अपने अपने अधिकारों की पैरवी करेगी, और हमने महिलाओं के मान सम्मान को भी पुरुष की भांति बढ़ाने का काम किया है। SC ST समुदायों की महिलाओं को भी अब राज्य विधानसभा व लोकसभा में प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। इसमें समाज के कमजोर तबके की महिलाओं को समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। माननीय महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा जो विधेयक बिल पेश किया गया है, मुझे उस पर आपत्ति है। बिल में महिला आरक्षण की विधि काल को 15 वर्ष तक सीमित करने का सरकार की मंशा पर संदेह प्रकट करता है। महिला आरक्षण का आगामी जनगणना के बाद लागू होना बहुत बड़ा संदेह प्रकट करता है, क्योंकि अभी तक तो किसी जनगणना भी नहीं हुई है। इस बिल के पास होने से सरकार तथा राज्यों में टकराव होने का अंदेशा है, क्योंकि इससे केंद्र सरकार की राज्य विधायी शक्तियों में दखल अंदाजी झलक रही है। मेरे विपक्षी साथी द्वारा प्रकट की गई आशंकाओं का निवारण करना चाहूंगी। महिला आरक्षण की शुरुआती अवधि 15 वर्ष के पश्चात संसद की अनुमति के साथ जारी रहेगी। इसमें किसी का कोई शंका करने व विचलित होने का डर नहीं होना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, जैसा कि सभी जानते हैं, पिछली जनगणना जो 2021 में प्रस्तावित हुई थी, जिसको हमने जानबूझकर नहीं रोका है, बीच में आई कोरोना महामारी ने सरकार के कार्य को बाधित किया है। तीसरे मेरे विपक्षी शासन को राज्यों की टकराव की जो बात जहन में है, बताना चाहूंगी कि 16 राज्यों के महिला एवं बाल विकास मंत्रियों के सहमति बिल का प्रारूप तैयार हुआ है। केंद्र सरकार राज्य के अधिकार में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। यह राज्य की इच्छाओं पर निर्भर होगा कि वे इस बिल को लागू करना चाहेंगे या नहीं। इस बिल को संसद की स्थायी समिति एवं जॉइंट सिलेक्शन कमेटी के पास भेजा गया, जिसकी सिफारिशें को बिल में शामिल किया गया। निश्चित रूप से नारी शक्ति बंधन विधेयक महिलाओं के लिए बंधनीय साबित होता है। माननीय महोदय, सरकार तो ऐसे सपने दिखा रही है जैसे मानो कि बिल के पास होते ही महिलाओं की राजनीतिक स्थिति में बहुत बड़ा सुधार हुआ है। आज भी महिलाओं की स्थिति ऐसी है कि चुनी हुई प्रतिनिधियां होने के बावजूद फाइल का हस्ताक्षर भी अपने पति की इच्छा के अनुरूप ही कर पाती है। सरकार महिला आरक्षण तो चिंता करती है, लेकिन दिन प्रतिदिन बढ़ रहे महिला के विरुद्ध होने वाले अपराधों के जरा भी ध्यान नहीं दिया है। दिनों दिन नए नए राज्य में पश्चिम बंगाल की महिला डॉक्टर के विरुद्ध होने वाला जघन्य अपराध व लूट डकैती, हत्याओं, मारपीट की घटना तो आम नजर आती है। महिलाओं को जब सामान्य कानून का संरक्षण नहीं मिलता नजर आ रहा, मुझे नहीं लगता कि सरकार महिला के हितों को आरक्षण बिल से सुरक्षित कर पाएगी। मेरे साथी द्वारा महिलाओं हितों की चिंता करना तो बात ठीक है, लेकिन जो सपने दिखाने के बाद कह रहा है,
उन्हें बता देना चाहती हूँ कि जो लोग सपने दिखाकर उन्हें पूरा नहीं करते, जनता उन्हें बदल देती है और जो पूरा करते हैं उन्हें दोबारा चुन लेती है। साथ ही अच्छी तरह समझ लीजिए, लगता है सत्ता का नशा अभी तक उतरा नहीं है। आपकी सरकार ने इतने वर्षों के शासन में क्या करके दिखाया है? मंत्री जी प्रश्न का उत्तर दीजिए, जवाब को घुमाइए मत। मंत्री जी प्रश्न का उत्तर दीजिए, जवाब को घुमाइए मत। मंत्री जी जवाब को घुमाइए मत। अपनी सीटों पर जाके बैठिए, सदन की कार्यवाही चलने दें। मान्यवर, मैं बताना चाहती हूँ कि महिलाओं की स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए नए बिल की महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। हम महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चर्चा खत्म होती है। अब विपक्षी सांसद कुमार संजय विशेषाधिकार हनन मामला संसद के पटल पर रखेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सुबह मैं सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए आ रहा था तो राजीव चौक पर पुलिस ने मेरी गाड़ी को रोक लिया, जबकि मेरी गाड़ी पे वीआईपी लेबल भी था। मैंने उन्हें मेरा पहचान पत्र भी दिखाया, लेकिन उन्होंने मेरे को 2 घंटे तक बेवजह रोके रखा। यह एक संसद के सदन द्वारा विशेष अधिकारों वर्णन का मामला बनता है। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए सरकार को कड़े निर्देश दिए जाए। माननीय गृह मंत्री जी। अध्यक्ष महोदया, मैं सरकार की तरफ से खेद प्रकट करता हूं और इनकी शिकायत विशेष अधिकारी हनन समिति के आगामी कार्रवाई के लिए भेज दी जाएगी। दोषी पुलिस अधिकारियों को विभागीय नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या आप गृह मंत्री जी की बात से सहमत हैं? जी महोदय, मंत्री जी की बात है संतुष्ट हूं। माननीय सभासद, अब मिस प्रियंका कामरा को प्रस्ताव पेश करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 11 के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की भयंकर स्थिति के संबंध में पूछना चाहती हूँ कि बाढ़ और सूखा हर साल आता है, लेकिन सरकार एहतियाती उपाय नहीं कर रही है। पहले समस्या आने पर इंतजार करती है, फिर उसके समाधान के बारे में सोचती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार समेत 9 राज्यों में भयंकर स्थिति बनी हुई है। उत्तराखंड की टिहरी, चमोली, पौड़ी और रुद्रप्रयाग में बादल फटने से लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 12 दिनों में केरल में मरने वालों की संख्या 113 पहुंच चुकी है। पंजाब में सतलुज व आंध्र प्रदेश में कृष्णा व गोदावरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। असम में बाढ़ के कहर से 50 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। लोगों की फसलें, पशु व मकान तबाह हो गए हैं, मगर प्रशासन की ओर से राहत व बचाव कार्य में लापरवाही बढ़ती जा रही है। देश बाढ़ की चपेट में और सरकार सो रही है। यह ऐसा लगता है कि जब रोम जल रहा था तो नीरव बत्ती बजा रहा था। राष्ट्रीय आपदा आने पर भी सरकार कुछ ऐसा ही कर रही है। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ कि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिहाज से आपदा राहत निधि के जवानों को बाढ़ राहत कार्य में लगाया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय को भोजन सामग्री की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में डॉक्टरों की टीम और दवाइयाँ मुहैया करवाई जाती है। केंद्र ने अपनी ओर से सेना, सीमा सड़क संगठन व एनडीआरएफ की टीम को बाढ़ राहत कार्यों में तेजी से लाने के निर्देश दिए हैं। कल ही प्रधानमंत्री महोदया ने असम व गृह मंत्री ने आंध्र प्रदेश में हवाई सर्वेक्षण किया है, जिससे स्थिति नियंत्रण में दिखाई दे रही है। विपक्ष बाढ़ जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी राजनीति कर रहा है। इस प्रकार से हंगामा करने का कोई औचित्य नहीं है। बाढ़, सूखा, भूकंप जैसी राष्ट्रीय आपदाओं पर केंद्र और राज्य सरकारों की जिम्मेदारियां होती है, लेकिन केंद्र सरकार बाढ़ पीड़ितों की मदद में भी कुछ राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है। प्रधानमंत्री राहत कोष से कर्नाटक के लिए तत्काल धनराशि जारी कर दी है, जबकि पंजाब को 40 करोड़ की भी सहायता घोषित नहीं की। बाढ़ पीड़ितों को राहत कार्यों में भी अपेक्षित मदद नहीं मिल रही। मुआवजों में भी सरकार तंत्र की भी सफलता नजर आ रही है। राहत के नाम पर लूट खसोट मची हुई है। सरकार अपना दायित्व निभाने में पूरी तरह सफल है। अध्यक्ष महोदया, मैं अपने विपक्षी साथी को बता देना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार की ओर से राहत मुहैया करवाई जाती है, जो कि मुआवजा प्रशासन संपूर्ण रूप से राहत कार्य से जुड़ा हुआ है। फिर भी बाढ़ के चलते 80 लाख हेक्टेयर फसलें खराब हुई है तथा 1800 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से बाढ़ में मरने वालों को 2-2 लाख तथा गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। बाढ़ के कारण नुकसान का आकलन करने के
लिए जल्द ही केंद्रीय दल भेजा जाएगा। विपक्ष के भेदभाव का अफवाह के आरोप में कोई दम नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद है, ये कोई राजनीति है। माननीय सभासद, जो सदस्य बाढ़ आपदा मामले पर चर्चा चाहते हैं से यस, जो चर्चा नहीं चाहते से नो। ना कहने वालों का बहुमत है, ना कहने वालों का बहुमत है, ना कहने वालों का बहुमत है। अतः काम रोको प्रस्ताव अस्वीकार किया जाता है। आदरणीय सभासदों, अब सभी आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाएंगे। महिला एवं बाल विकास समिति की वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी। लोक लेखा समिति की वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी। मॉब लिंचिंग मामले की सर्व समिति की वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी। अब सदन में कानून संबंधी कार्य शुरू होता है। माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जी विधेयक को प्रस्तुत करेंगे। माननीय मैं महिला आरक्षण विधेयक संशोधन 2023 को पुनः स्थापित करने की अनुमति चाहती हूँ। प्रश्न यह है कि इस बिल पर सीधी चर्चा की जाए या इसे स्थायी समिति को भेज दिया जाए। आदरणीय सभासदों, इस बिल पर सीधी चर्चा की अनुमति दी जाती है। महोदय, मैं विधेयक पुनः स्थापित करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा पुनः स्थापित किए जाने वाले विधेयक का एमएसपी का मुद्दा हमारे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि सरकार की किसानों के प्रति संवेदनशीलता और किसान कल्याण के प्रति दृढ़ शक्ति के साथ जिम्मेदारी है और हमारे किसानों के कल्याण के प्रति वचनबद्धता है। हमने 23 फसलों की एमएसपी के अंतर्गत लाया है, जिससे किसानों को फसल का उचित भाव मिल रहा है। 23 में से 7 अनाज हैं, ज्वार, बाजरा, चना, मक्का, गेहूं, जौ और रागी तथा 5 दालें हैं, मूंग, अरहर, चना, उड़द और मसूर। इस समय धान का एमएसपी 2359 प्रति क्विंटल, ज्वार 3699 प्रति क्विंटल, बाजरा 2775 प्रति क्विंटल, कपास 8110 प्रति क्विंटल, मूंगफली 6710 प्रति क्विंटल। किसानों से खरीदी गई फसल का मूल्य तुरंत इनको न्यूनतम मूल्य का भुगतान किसानों को सीधे तौर पर या तो खाद्य खाद्य निगम एफसीआई के माध्यम से व अन्य सरकारी एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी में द्वारा पेश किए गए आंकड़े में व्यवस्था मात्र दिखावा लग रही है, क्योंकि आज के किसानों को फसलें सस्ते दामों पर बेचनी पड़ती है। अभी हाल में ही अखबारों में बहुत सारी खबरें आई हैं, जिसमें दिखाया गया है कि किसानों की फसलें बिकने में काफी समय लग रहा है। किसानों को कई दिन फसलें मंडी में खुले में ही डाल कर रखना पड़ता है, जिसके कारण बारिश में उनकी फसलें खराब हो जाती है। खरीद एजेंसियों के नाम पर भी किसानों के साथ जायदादियां रहती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगी कि किसानों को उनकी उपज के लिए एमएसपी का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा। अब तुरंत किसानों की जेब में पैसे आ जाते हैं, जबकि पहले महीनों तक इंतजार करना पड़ता था। अध्यक्ष महोदय, मेरे पक्षी साथी द्वारा जिस किस्म की बातें बीच बीच में की जा रही हैं, वो बेवजह सरकार की आलोचना के किसानों की हमदर्दी खरीदने का प्रयास मात्र है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि उड़द की एमएसपी 1400 से बढ़ाकर 1800 कर दी गई है। इसके अलावा हमारी सरकार ने 2 एकड़ वाले किसानों को प्रतिवर्ष 6000 की रुपया मदद किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की है। हमारी सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है। इससे किसान अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता है। यही स्कीम किसानों में आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर देती है। इसके साथ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड भी उपलब्ध करवाए हैं।
प्रश्नकाल समाप्त होता है तथा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की जाए। आदरणीय सभासदों, प्रश्नकाल समाप्त होता है तथा शून्यकाल आरंभ होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय रेलवे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क एरिया है और भारत का प्रमुख आवागमन का साधन रेलवे ही है। लेकिन धीरे धीरे रेलवे नेटवर्क को निजी हाथों में सौंपे जाने की तैयारी चल रही है। अभी हाल ही में 23 रेलवे स्टेशन को निजी नीलामी के माध्यम से निजी हाथों में सौंप दिया गया है। शुरू से ही रेलवे भारतीयों के लिए सुगम एवं सस्ती यात्रा का माध्यम रहा है। प्रत्येक भारतीय का भी यात्रा का पसंदीदा साधन रेलवे रेलगाड़ी है। लेकिन हाल ही के दिनों में सरकार ने रेलवे किराए में 5 से 15 रुपए की बढ़ोतरी करके आम जन मानस की जेब पर भार डाला है। क्या यही सरकार की सुगम रेलवे यात्रा है? सरकार किराया बढ़ोतरी करके खुद का तो रास्ता बढ़ा रही है, लेकिन आम नागरिकों को परेशान करने पर तुली हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं अपने पक्षी साथी को बताना चाहती हूँ कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में विश्वस्तरीय सेवाएं देना और यात्रियों की प्राथमिकता को बनाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। रेलवे के खर्च संतुलन को बनाए रखने के लिए हमने विभागीय सिफारिशों के आधार पर केवल मामूली किराया वृद्धि की है। मैं मेरे पक्षी साथी को बताना चाहती हूँ कि गैर एसी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के स्लीपर क्लास में मात्र 0.5 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है और सेकंड क्लास में कोई भी किराया वृद्धि नहीं की गई है। यहाँ तक कि हमने यात्रियों का ख्याल रखते हुए उपनगरीय और सीजन टिकटों में कोई किराया वृद्धि नहीं की गई है और शुल्कों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। माननीय सभासदों, शून्यकाल समाप्त होता है तथा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान देश में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की ओर, उनसे होने वाली मौतों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। यह एक गंभीर राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है जिस पर तत्काल ध्यान देना भी आवश्यक है। क्या माननीय मंत्री महोदय जी यह बताने की कृपया करेंगे कि पिछले 3 वर्षों में 2022 से 2024 देश में कुल कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं और उनमें कितने लोगों की मौतें हुई हैं? इन दुर्घटनाओं के मुख्य कारण क्या है और इन्हें रोकने के लिए सरकार अभी तक क्या कर रही है? क्या सरकार के पास सड़क सुरक्षा के नियमों के उल्लंघनों से निपटने के लिए विशेष योजना है? महोदय जी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने की वजह वृद्धि हुई है। सड़क परिवहन मंत्री ने संसद में कहा 2020 में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या 3,66,138 जो 2021 में बढ़कर 4,12,432 हो गई है और दुर्घटनाओं में बसों के कारण 3% मौतें हुई है। भारत में प्रतिवर्ष 1,80,000 सड़क दुर्घटनाएं होती है, जिनमें से 60% पीड़ितों की आयु 18 से 34 वर्ष। NCRB रिपोर्ट